नमस्कार। 12th के बही खाता मिलेगा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज वही चैप्टर खंड खा का दूसरा चैप्टर वित्तीय विवरण विश्लेषण एवं निर्वचन में आगे बात करते हैं। समझते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपयोग, यानी कि हम वित्तीय विवरणों के जो विश्लेषण करते हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्यों आवश्यक है एक तरह से ये विश्लेषण बनाना। साख या उधार निर्णय लेने के लिए, यानी कि हम साख का या मतलब किस तरह से क्रेडिट उधार लें, उसके लिए हमें ये विश्लेषण करने आवश्यक रखते हैं। ग्राहक से उधार देने या उधार ना देने के संबंध में निर्णय, इसमें अगर ज़्यादा उधार हो गया है तो ऐसी स्थिति में हम ये स्थिति विवरण से हमें ये पता लगेगा, तो ऐसी स्थिति हमें उधार देना कम करना होगा। दूसरी बात आती है विनियोग निर्णय के लिए, लाभांश निर्णय के लिए। लाभांश के रूप में लाभों का कितना भाग बांटा जाना चाहिए और कितना भाग व्यवसाय में रखा जाए, इसका निर्णय करने में वित्तीय विश्लेषण उपयोगी होते हैं, क्योंकि हमें ये पता लग सकता है कि हमारी वास्तव में कैश की स्थिति क्या है। यानी हमने आज हमारी जो ऐसा तो नहीं हमारी, अगर हम लाभांश बांट दें या तो हमारे पास जो कार्यशील पूंजी है वो कम हो जाएगी। ये चीज़ का ध्यान यहाँ स्थिति विवरणों के द्वारा लाभांश वितरण के समय ध्यान देना चाहिए, आवश्यक है। इसके बाद विनियोग निर्णय के लिए, मान ली कंपनी अपने लाभों का कुछ भाग विनियोग में करती है, तो ऐसी स्थिति में भी वित्तीय विवरण आपका विश्लेषण करने से बहुत सहायता मिल सकती है कि अगर विनियोग हमने अधिक कर रखा है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा विनियोग करना भी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर हमारे पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में विनियोग करना लाभदायक हो सकता है। तो वित्तीय विवरणों के द्वारा हम ये निर्णय ले सकते हैं। प्रबंध निर्णय के लिए, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से प्रबंध की व्यवसाय की तरलता, शोधन क्षमता आदि के संबंध में निर्णय प्रबंध इनके द्वारा ही प्राप्त ले सकते हैं और अपनी कमजोरियों का भी उपाय ढूंढ सकते हैं इन वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा। व्यवसाय की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से हमें ये पता लग सकता है कि व्यवसाय का जो प्रवृत्ति है वो किस तरफ जा रहा है, यानी कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, परचेज घट रही है, व्यय घट रहे हैं, या किस तरह की इस प्रवृत्ति है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हम खर्चा व्यवसाय में खर्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं कम, और तरलता हम कम रख पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी प्रयोग हम और आगे भविष्य में हम किस तरह से उसका प्रगति कर सकते हैं अपने व्यवसाय की, इसका अनुमान हम वित्तीय विवरण के विश्लेषण के द्वारा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं या दोष क्या हैं, क्योंकि ये वित्तीय विवरण की जो वित्तीय विवरण है का तुलनात्मक अध्ययन है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम वो पूरी तरह से बिल्कुल सटीक लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते अनुमान, क्योंकि ये अनुमान ही है एक तरह से, कोई फाइनल या स्थिति में नहीं हम पता लग सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी कुछ सीमाएं या जिसको हम दोष भी कह सकते हैं वो ये है, जैसे भावी अनुमानों में कठिनाई, भूतकाल। अब मान लो किसी बीते वर्षों में कोई वित्तीय विवरण में हमें भूतकाल में कोई ऐसी दिक्कत हुई है या ऐसी परेशानी पूरे देश में आई, जैसे अभी हम मान सकते हैं कोरोना की परेशानी। तो कोरोना की परेशानी जो व्यवसाय के जो चलन उस पर आर्थिक स्थिति जो प्राप्त पड़ा है वो हर साल नहीं पड़ेगा, वो एक मजबूरी के कारण उस तरह से हुआ। तो ऐसी ही स्थिति हमें, यानी कि भावी अनुमानों में यहाँ पर हमें कठिनाई हो सकती है। दूसरा, मूल्यों में परिवर्तन। मान लीजिए अगर हमारे एक कच्चे मूल हैं, कच्चे पदार्थों के जो हम कच्चा पदार्थ यूज करते हैं उसके मूल बढ़ गए किसी कारणवश, या हमारे वस्तुओं के मूल किसी कारण घट गए, तो ये चीज़ों का अनुमान हम वित्तीय विवरणों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। मान लीजिए कि लाभ वो कम दिखा रहा था, वो लाभ तो उस विशेष परिस्थिति कारण हुआ है ना, यही चीज़ कहलाता है मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव हम उन दोनों स्थिति विवरण से नहीं पता लगा सकते। लेखांकन रीतियों में परिवर्तन। मान लीजिए हमने लेखांकन की रीतियों में परिवर्तन कर दिया, जैसे हिरास हुई हैं, हमारे यहाँ हिरास की कई विधियाँ हैं और हम उन रीतियों का या उन विधियों का हमने चेंज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय विवरणों में प्रभाव पड़ जाएगा और उसका हम सही अनुमान हम पर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर
पिछले साल मान लीजिए कुछ और रीति से हमने काम करा और इस बार किसी और रीति से करा है, तो ऐसे में तुलनात्मक अध्ययन एक भ्रामक स्थिति बताता है। इसके बाद विशेष ज्ञान की आवश्यकता। वित्तीय विवरणों की निश्चित तौर पर अगर आपको उचित से निकालने हैं तो उसके लिए उसे विशेष ज्ञान की आपको आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। वित्तीय विवरणों में मुद्रा में व्यक्त होने की वाली सूचनाएं दी जाती है, क्योंकि क्या पे क्या होता है, ये केवल मुद्रा में व्यक्त, जो कि मुद्रा में व्यक्त की गई हैं, जो वही आंकड़े तो हमारे पास होते हैं वित्तीय विवरणों में। ऐसी स्थिति में हमें जो वास्तव में गुण संबंधी हैं या मुद्रा से संबंधित हैं, वो हम जो वस्तु की गुणवत्ता कैसी हुई, इस चीज़ का अनुमान हम नहीं लगाते। उसकी कहीं किस्म घटने के कारण तो ऐसा नहीं हो गया है ना, तो ये सेल नहीं घट गई, किस्म घट गई, किस्म खराब हो गई, तो इसकी वजह से हमने लाभ कम तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ गुणात्मक विश्लेषण का यहाँ पर अभाव हमें पता लगता है, क्योंकि हम जो वस्तु हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी विश्लेषण तो हम यहाँ नहीं कर पा रहे, बल्कि उसके सिर्फ अंकों का, समंकों का ही विश्लेषण हम ऐसी स्थिति में करते हैं। विपरीत। इसके बाद दिखावटी लेन देन। हम हर कुछ वित्तीय विवरण कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम दिखावटी लेन देनों का प्रयोग भी करते हैं। ऐसी स्थिति में हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। विभिन्न निर्वचन। वित्तीय विवरणों से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोगकर्ता विभिन्न प्रकार के निर्वचन कर सकता है, यानी कि उसका कोई भी अर्थ निकाल सकता है। अब बात करते हैं समंकों की विश्वसनीयता। वित्तीय विवरणों की समंकों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है कि यदि समंकों में हेराफेरी हुई है तो हम उससे सही अनुमान नहीं लगा सकते। विभिन्न फर्मों से तुलना की। अब मान लें विभिन्न फर्मों से हम तुलना कर दो तो जरूरी नहीं है कि उसकी उस फर्म की प्रवृत्ति कैसी है, लेखांकन पद्धति क्या है, और हमने कोई लेखांकन और अलग पद्धति अलग रखी है, या हमारे कार्य की प्रकृति अलग है। तो ऐसी स्थिति में फर्म काम एक ही कर रही है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर उसके तुलनात्मक अध्ययन में उनके समंकों में अंतर आएगा, दिखाई देगा, जिससे हम सही अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये वित्तीय विवरण की सीमाएं जो हैं, विश्लेषण हैं, लेकिन इनको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं वित्तीय विवरण पूरी तरह से हम उसका उपयोग खारिज नहीं कर सकते, बल्कि वो वित्तीय विवरण हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। इसके बाद वित्तीय विश्लेषण की प्रकार या विधियां, यानी कि वित्तीय विश्लेषण किन आधारों पर, किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1, आंतरिक विश्लेषण। आंतरिक विश्लेषण का मतलब है किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए किया गया विश्लेषण, यानी स्वयं की अगर स्थिति हम जानने के लिए विश्लेषण कर रहे हैं तो ये कहलाता है आंतरिक विश्लेषण। बाहरी विश्लेषण। ऐसे व्यक्ति जिनका व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं होता तथा व्यवसाय के अल्पवित्तों तक नहीं पहुंच पाते, वे व्यक्ति बाहरी विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण प्रकाशित पर जो हमने लेख ही प्रकाशित करे हैं उनके आधार पर वो लोग करते हैं। इसके बाद क्षैतिज विश्लेषण। क्षैतिज विश्लेषण हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं, इस विश्लेषण को काल श्रेणी का विश्लेषण भी कहते हैं। यह विश्लेषण एक व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के विवरण, यानी कि कई वर्षों के विवरण जो हमें समंक हमारे पास डाटा उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दूसरा है लंबवत, यानी कि वर्टिकल एनालिसिस। इस प्रकार का विश्लेषण एक निश्चित तिथि पर वित्तीय समूहों का विश्लेषण है। इसलिए से स्थिर विश्लेषण, यानी कि जिस तिथि पर है हम उसी तिथि पर अगर उसका विश्लेषण करें तो ये कहलाता है लंबवत विश्लेषण। जैसे 31 मार्च को वो डाटा बनाया और 31 मार्च को ही हम उसका विश्लेषण करते हैं तो ये कहलाता है लंबवत विश्लेषण। इसके बाद बात करते हैं अल्पकालीन विश्लेषण, यानी कि जो कुछ समय के लिए किया जाता है, कुछ समय के लिए क्या तरलता है, क्या लाभदायकता है, इसका विश्लेषण किया है तो अल्पकालीन विश्लेषण होगा। दीर्घकालीन का विश्लेषण, यानी कि हम आगे भविष्य में किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या हमारी शोधन क्षमता होनी है, क्या वित्तीय स्थापित होंगे, ये चीज़ों का अगर दीर्घकालीन के लिए हम विश्लेषण कर रहे हैं तो वो कहलाता है दीर्घकालीन विश्लेषण। अब बात करते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण की। ये क्या चीज़ होती है? ऐसे विवरण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवधियों के वित्तीय समंक तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें तुलनात्मक स्थिति विवरण या तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहते हैं। इनमें प्रतिशत वृद्धि या कमी को दिखाया जाता है, जो क्षैतिज विश्लेषण की तरह होते हैं। यानी क्षैतिज विश्लेषण का मतलब है किन्हीं 2 अवधियों के बीच के या कुछ अवधियों के बीच में, जैसे 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2008, इसी 31 मार्च 2009, अगर हम तीनों का विश्लेषण कर दें तो ये कहलाता है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। अब बात करते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण होते कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के तुलनात्मक वित्तीय विवरण
बना सकते हैं। नंबर 1 तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, दूसरा तुलनात्मक लाभ हानि खाता। तो तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा किस तरह बनाते हैं, देखिए उसका एक फॉर्मेट देखते हैं किस तरह से करते हैं। देखिए इसमें हम 5 खाने बनाए, एक पर्टिकुलर का, प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का, एब्सोल्यूट चेंज इन इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि जो वास्तव में चेंज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसको हम यहाँ इस खाने में लिखेंगे। दूसरा है लास्ट वाला बढ़ता है परसेंटेज चेंज, यानी कि उसकी परसेंटेज में कितनी चेंज हुई, ये चीज़ हम यहाँ इस तरह से ए पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज या इंक्रीज और डिक्रीज, और फिर परसेंटेज चेंज, इस तरह से हम ये विवरण बना लेते हैं। ये है प्रारूप विवरण बनाने का। तो इसमें जैसे सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटीज आ गई। इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड आ गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म पर प्रोविजंस। ये तो हो गया लायबिलिटीज का पार्ट। दूसरा पार्ट बनता है एसेट्स वाला पास। एसेट्स वाला भी पार्ट इसी तरह से होगा। नॉन करेंट असेट्स, यानी कि नॉन करेंट असेट्स जैसे फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात है करंट असेट्स, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रेसिबल, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स। इस तरह से हम इस पहले वाले खाने में हम लिखेंगे जो इस साल का है, और अगले वाले खाने में लिखेंगे जो पिछले साल का है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का पहले खाने में प्रीवियस कर लिखेंगे, यानी कि जैसे अगर हम 2021 में कर रहे हैं तो 31 मार्च 2020 का प्रीवियस ईयर आ जाएगा, और 31 मार्च 2021 करेंट ईयर में आ जाएगा। और जितना चेंज हुआ है वो चेंज यहाँ पर आएगा, या तो कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, वो यहाँ पर आ जाएगी, और कितनी परसेंटेज में कितनी कमी हुई वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से हम वित्तीय विवरण का विश्लेषण और बना लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।